Today we are going to discuss the poem Elegy, written in a country churchyard by Thomas Gray. In the previous video, we have already discussed this poem. I have already covered two videos regarding this poem. In the first video, we have covered four stanzas. In first three stanzas, actually, Thomas Gray, he did not describe anything about anybody's death, anybody's grave. He's just trying to create an atmosphere of stillness, somberness, and sadness. And in the fourth stanza, Thomas Gray, he talked about the persons who are buried in their graves, who are buried in their cells. And in the second video, then we discussed about those paragraphs in which Thomas Gray is requesting to all the ambitious and the rich persons who are making fun of these poor people who are buried under their graves. So he is requesting that nobody has the right to look down upon others, because everybody has some talents, everybody has some value, everybody has its own worth. So in this third video, we will continue with this poem Elegy, written in a country churchyard. Next paragraph is full many a gem of purest ray, wherein the dark unfathomed caves of ocean bear full many a flower is born, a blush unseen, and waste its sweetness on the desert air. Now, the poet is continuing about his views about the poor people, कि हमें किसी भी इंसान का जो है मजाक नहीं बना सकते हैं. He is actually comparing these simple people with the gems and flowers. इसके अंदर जो है उसको दो चीज़ों से कंपैरिजन किया है पुअर पीपल को, विद ही इज़ कंपेयरिंग देम विद द जेम्स विच आर हिडन इन द डीप सी, एंड दीज जेम्स लाई हिडन इन द डार्क एंड इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. ये जो जेम्स हैं वो ऐसा बता रहा है कि ये जो जेम्स हैं ये कहीं ना कहीं समंदर की गहराई के अंदर जो है वो छिपे रहते हैं. सो वी कैन नॉट सी देयर ब्राइटनेस. हम उनकी ब्राइटनेस जो है वो थ्रू आउट लाइफ हमें उनकी दिखाई नहीं देती है. इन द सेम वे ही इज़ कंपेयरिंग यू नो द पुअर विलेजर्स विद दीज जेम्स. वो इन पुअर विलेजर्स को इन जेम्स के साथ कंपैरिजन ही कर रहा है कि हु आर लाइंग बरिड इन देयर चर्च यार्ड, they were also the people of great worth. ये भी इनका भी बहुत वर्थ था. दे वर ऑफ ग्रेट वैल्यू, इनकी भी वैल्यू थी. बट बिकॉज दे लिव्ड इन विलेजेस, क्योंकि वो गांव में रहे, सो नोबडी वाज अवेयर अबाउट देयर टैलेंट्स. उनके टैलेंट्स के बारे में लोग अवेयर नहीं थे. दे कुड नॉट डिस्प्ले देयर टैलेंट्स. वो अपने टैलेंट्स को इतना डिस्प्ले नहीं कर पाए. तो ही इज़ कंपेयरिंग देम. एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन देर इज़ अ लाइन फुल मैनी ऑफ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन. इन दिस line he is comparing द पुअर विलेजर्स विद द फ्लावर्स. वो फ्लावर्स के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं विच ग्रो इन द वाइल्डरनेस, जो वाइल्डरनेस में जंगली फूल होते हैं जो जंगल में उग जाते हैं. नोबडी लुक एट देयर ब्यूटी, और उनकी ब्यूटी को लोग जो है वो ओपनली देख नहीं पाते हैं. एंड दीज फ्लावर्स दे वेस्ट देयर स्वीट एंड इन द डेजर्ट एयर. इवन उनकी जो खुशबू भी है वो भी जो है वो डेजर्ट एयर के अंदर वेस्ट हो जाती है. एंड इन द सेम वे दीज सिंपल विलेजर्स दे डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर देयर कम्युनिटी. उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो काफ़ी कुछ किया है. बट वो जो वट एवर दे डिड, जो भी उन्होंने किया वो अननोन सा रहा. लोग उसको देख नहीं पाए. तो इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू द पोइट सच पीपल दे आर डेफिनेटली सुपीरियर. उसको लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने स्वीटनेस तो फैलाई, बट नोबडी कैन सी देयर, नोबडी कुड सी देयर ब्यूटी एंड दैट फ्रैग्रेंस. उस फ्रैग्रेंस को फील नहीं कर पाए. डेफिनेटली दे आर
ऑफ ग्रेट वर्थ, उनकी भी अपना एक वर्थ था, उनकी वैल्यू थी, एंड दे आर डेफिनेटली मोर सुपीरियर देन दोज हु लिव इन द लाइम लाइट एंड दे गेट डाई आफ्टर गेटिंग ड्यू ऑनर एंड प्रेज, बजाय कि उन लोगों के वो ज़्यादा सुपीरियर हैं जिन्होंने चुपचाप तरीके से एक कम्युनिटी के अंदर अपनी एक सोसाइटी के लिए कुछ करते भी चले गए, एंड बट दे रिमेन अननोन टू द अदर पीपल, लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पाए। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारे पास, दैट इज़ सम विलेज, some village Hampden, that with the dauntless breast, the little tyrant of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. The same thing is here. He is comparing, जो थॉमस ग्रे हैं, he is comparing the simple villagers with these three people who were the most famous and the powerful people of the previous century. वो इन तीन लोगों के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला कंपैरिजन जो है उन्होंने किया है जॉन हैम्पटन के साथ, जो कि हु वाज अ पार्लियामेंट्री लीडर, जो कि एक पार्लियामेंट्री लीडर रहे और जिन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने एक रक्षक की तरह जो है अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ चार्ल्स वन, जिन्होंने अपने देश को बचाया चार्ल्स वन के अब्यूज़ से। एंड देन ही इज़ कंपेयरिंग विद जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल दैट जॉन मिल्टन वाज द ग्रेट पोएट हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा, एंड ही ऑल्सो अपोज चार्ल्स वन। एंड देन थर्ड वन ही इज़ कंपेयरिंग, वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, ओलिवर क्रोमवेल के साथ। अब ये ओलिवर क्रोमवेल कौन थे? ही वॉज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, ये प्रोटेक्टर रहे इंग्लैंड के फ्रॉम 1653 से लेकर के और 1658 तक जो है ही वॉज द प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर रहे। एंड वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पर्सन्स, जो सिंपल विलेजर्स हैं, उनको कंपैरिजन कर रहे हैं इन दिनों के साथ, कि सम ऑफ देम दे वर आल्सो ब्रेव, मतलब जो ग्रेवयार्ड के अंदर जो लोग पड़े हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं नो डाउट कि वो दे मस्ट बी ब्रेव एंड दे मस्ट बी फियरलेस लाइक हैम्पटन, वो हैम्पटन की तरह हैं, फियरलेस भी रहे होंगे, ब्रेव भी रहे होंगे। एंड दे माइट हैव आल्सो फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ सम क्रूअल पीपल, हो सकता है वो भी अपने विलेज के अंदर रह कर के किसी ना किसी इनजस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ ना कुछ जो है लड़ाई लड़ी होगी। एंड सम ऑफ देम कुड हैव बिकम ग्रेट पोइट्स लाइक मिल्टन, हो सकता है कि कुछ लोग मिल्टन की तरह बहुत ग्रेट पोइट्स भी रहे हों, वो पोइट्री भी लिखते रहे हों। एंड सम ऑफ देम एज हीरोइक एज क्रोमवेल, और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो क्रोमवेल की तरह रहे होंगे। तो लेकिन द रीज़न वॉज कि जो पावर्टी थी उनकी, बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी, दे डिड नॉट गेट द चांस, एक्चुअली दे डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शो देयर ब्रेवरी, उनको अपनी ब्रेवरी दिखाने का, या जो राइटिंग पोइट्री लिखने का जो टैलेंट था, दे डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस दैट टैलेंट एक्चुअली, सो दे लिव्ड एंड डाइड unknown, yet the poet has all respect for them, and he feels that because of these people, these people may not be ambitious, हो सकता है कि वो ambitious ना रहे हों, but they lived a very peaceful and contented life, लेकिन इनकी जो लाइफ रही वो बहुत ही पीसफुल रही, बहुत contented रही। So the next paragraph is like that has been displayed ये डिस्प्ले कर दिया है मैंने। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है that has been displayed on the screen, the applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eye. Now, इन लाइन्स के अंदर जो है पोइट सेज दैट if these poor villagers they had got a chance, perhaps someone of them could have become a king.
हो सकता है कि अगर उन्हें कोई चांस मिलता तो इनमें से कुछ लोग जो हैं वो राजा बन जाते, और बिल्कुल राजा की तरह जो है he would have commanded the senate and listed to the applause. हो सकता है कि ही वुड हैव ऑल्सो कमांडेड द सीनेट, उन्होंने भी मतलब संसद पर कभी शासन किया होता, एंड दे वुड ऑल्सो गेट द अप्रिसिएशन फ्रॉम देयर पीपल, उनको भी अपने लोगों से प्रशंसा सुनने को मिलती, एंड ही वुड नॉट हैव केयर्ड फॉर द थ्रेट ऑफ पेन एंड र्यून, ही वुड हैव मेड हिज कंट्री प्रॉस्परस। हो सकता है अगर उसे भी मौका मिलता तो वो भी अपने देश को जो है हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस बना सकते। He would have read his history in the eyes of the nation. The poet wants to say that acute poverty of these villagers did not give them any chance to rise. अगर वो कुछ नहीं कर पाए अपने देश के लिए, तो that may be because of they could not do anything because of their poverty. अगर वो कुछ नहीं कर पाए, if they could not display their talent, if they could not showcase their talent, that was just because of their poverty. So don't make fun of them. उनका जो मजाक है वो नहीं बनाना चाहिए. And if you have noticed that there is no full stop at the end of the stanza, so ये continuation में है अभी. The next lines are there, Lord forbade, not circumscribed alone, their growing virtues but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind. Forbade का मतलब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं वो वंचित रहे, और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उनकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, और वर्च्यूज़ का मतलब यहाँ क्वालिटीज़ से है, गुण से है, और वेट होता है जैसे किसी सीमा को लांघना, और स्लॉटर मीन्स किसी का मर्डर करना, और मर्सी मीन्स दया. Actually in these lines the poet says that because of their poverty they did not get a chance to become great, but one consolation is there. एक consolation prize जो है वो उनके लिए रहा इस सारे केस के अंदर. Their poverty prevented them not only from the virtues of greatness. उनकी जो पॉवर्टी थी प्रिवेंटेड देम नॉट ओनली फ्रॉम द वर्च्यूज़ ऑफ ग्रेटनेस बट द क्राइम्स ऑफ ग्रेटनेस एज वेल. मीन्स इफ़ दे डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ग्रेट, अगर उनको बहुत महान बनने का अगर चांस नहीं मिला, तो एक कंसोलेशन प्राइज़ इसमें ये था कि दे डू नॉट बिकम दे डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट एनी क्राइम इवन. अगर वो महान नहीं बन पाए तो उन्हें कोई क्राइम करने का भी मौका नहीं मिल पाया. एक्चुअली होता क्या है कि इफ़ समवन गेट्स किंग, अगर कोई समवन बिकम्स अ किंग, जब कभी कोई किंग बनता है तो प्रोसीजर क्या रहता है किंग का, किंग बनने का क्या प्रोसीजर रहता है कि एक राजा को जो है दूसरे राजा पर, दूसरे के राज्य पर जो है वार करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा उसके लिए उस दूसरे राज्य के साथ. और इस प्रोसेस के अंदर जो है नंबर ऑफ़ पर्सनस जो है, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स गेट किल्ड, बहुत सारे सिपाही जो हैं वो मर जाते हैं. एंड आफ्टर दैट मर्सीलेस किलिंग, उस सारे एपिसोड के बाद जो है कहीं जा कर के ही कैन बिकम अ किंग ऑफ रेन, एक राज्य का वो राजा बन पाता है. तो वो कहता है कि अगर वो ग्रेट नहीं बन पाए तो क्या हुआ, कंसोलेशन ये है कि उन्होंने क्राइम भी तो नहीं किए. So after becoming a powerful king, the persons they don't show mercy to the mankind. कोई भी इंसान है वो mankind के प्रति mercy भी नहीं दिखाता है. तो ये जो villagers थे, at least they were saved from these crimes. इन villagers को ये crime भी तो करने को नहीं मिला है. At least they do not commit these crimes. इन्होंने ऐसे crime भी नहीं किए हैं. तो ये एक अच्छा consolation इनके लिए रहा, एक अच्छी बात रही कि अगर ये ग्रेट नहीं बन पाए तो एटलीस्ट इन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया है. And the next paragraph is that has been displayed on the screen. You can see over it the struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenuous shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse flame.
पोएट फिर से यही बात कर रहा है कि द विलेजर्स दे वर सेव्ड फ्रॉम द क्राइम्स ऑफ पावरफुल पीपल, दे डू नॉट हैव टू किल देयर कॉन्शियस टू हाइड द ट्रुथ। एटलीस्ट उन्हें जो है अपनी ट्रुथ को छुपाने के लिए दे डू नॉट हैव टू किल देयर कॉन्शियस, दे डू नॉट हैव टू किल देयर सोल। उनको अपनी आत्मा तो नहीं मारनी पड़ी ना। दे डू नॉट डू एनी थिंग फॉर विच दे हैड टू बी अशेम्ड लेटर ऑन। उन्होंने कुछ भी ऐसा दे did not commit anything, उन्होंने they did not do anything for which they have to repent later on, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़े, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। They did not lead the life of luxury and pride at the cost of ignoring the best part of the life. उन्होंने अपनी लाइफ जो है बहुत ही दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल लोगों के बीच में, सिंपल एटमॉस्फेयर के अंदर एक नेचुरल लाइफ जो है उन्होंने जी। और इसके लिए उन्होंने कभी भी अपनी आत्मा को उन्हें नहीं मारना पड़ा। तो दिस पॉवर्टी जो है, थॉमस ग्रे जो है वो कहीं ना कहीं ही जस्ट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट ये जो पॉवर्टी रही दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समवेयर। वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक जो ब्लेसिंग रही, डिस्गाइज अ ब्लेसिंग, दैट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग रही। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज the next paragraph is far from the madding crowd. Far from the madding crowd. I think it's visible to you. Far from the madding crowds, ignoble strife. Just a minute, I will have to set this paragraph over the screen. Their sober wishes never learned to stray along the cool sequester veil of life. They kept the noiseless tenor of their way. यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो लोग, दिस पीपल, दे लिव्ड फार फ्रॉम द इग्नोबल स्ट्रगल ऑफ द रेस्टलेस क्राउड्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एटलीस्ट दे लिव्ड देयर लाइफ फार फ्रॉम दिस मैडिंग क्राउड। इस भीड़ भाड़ से दूर उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी जी। एंड दे लिव्ड अवे फ्रॉम द नॉइसी टाउन्स वेयर पीपल आर मैडली बिजी इन देयर मटीरियलिस्टिक लाइफ। ये लोग अपनी रूरल लाइफ के अंदर जो थे, दे स्पेंड अ वेरी पीसफुल लाइफ। इन्होंने बहुत पीसफुल लाइफ को जिया। दे वर नॉट आफ्टर आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे ये नहीं भागे हैं। सो बिकॉज दिस पीपल दे हैड सिंपल डिज़ायर्स। इन लोगों की बहुत ही सिंपल डिज़ायर्स रही। दे वर नॉट एम्बिशियस, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे। सो दैट्स वाई दे नेवर वेंट ऑन एस्ट्रे, वो कभी भी गलत रास्ते पर वो नहीं चले। दे लिव्ड अ वेरी पीसफुल एंड कंटेंटेड लाइफ। उनकी जो लाइफ थी दैट वाज वेरी कंटेंटेड, दैट वाज वेरी वेरी दे लीड अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। उन्होंने बहुत पीसफुल और बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जो है वो अपनी जी है। तो ये अपने आप में फिर से सेम मैसेज कन्वे कर रहा है कि उनकी जो पॉवर्टी थी, नो डाउट दे वर पुअर, बट स्टिल दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग ही रहा। तो the next paragraph is yet even these bones from insult to protect. Some frail memorial, I think it's visible, some frail memorial still erected, nay, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sigh. Now the poet is conveying that these villagers, they were so poor that their graves were इवन जो उनकी ग्रेव्स थी दैट वाज आल्सो वेरी सिंपल। वो भी बहुत सिंपल थी। मींस उनकी सम फ्रेल मेमोरियल, किसी भी तरह का कोई मेमोरियल जो है, कोई मॉन्यूमेंट जो था, वो उनकी ग्रेव के ऊपर नहीं था। मतलब कोई हालांकि येट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे वांटेड टू सेव द डेड फ्रॉम द इंसल्ट। हालांकि उनके जो रिलेटिव्स थे वो चाहते थे कि उनकी ग्रेव पर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि लोग उनकी ग्रेव का मजाक ना बनाएं। हालांकि उनके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट्स, बहुत बड़े बड़े स्तंभ जो है वो खड़े नहीं किए गए थे। लेकिन फिर भी उनके रिलेटिव्स की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि दे वांटेड टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग इंसल्ट, की डेथ के बाद इनकी इंसल्ट ना हो। सो दे इरेक्टेड सम सिंपल मेमोरियल्स ऑन देम। उन्होंने
कुछ सिंपल से मेमोरियल्स उनके ऊपर लगाए हुए थे, और उन मेमोरियल्स के ऊपर दे हैव रिटन सम सिंपल लाइंस, उनके ऊपर कुछ सिंपल सी लाइंस लिखी हुई थी। एंड द सिंपल लाइंस ऑफ द पोएट्री दे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पासर्स बाय। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी वहाँ से गुजरने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं एक पल के लिए रुक करके उस ग्रेव को देखते थे, एक नज़र भर के उसको देखते थे। सो ये जो लाइंस हैं, कहीं ना कहीं जो थॉमस ग्रे हैं इज़ जस्ट पेइंग अ ट्रिब्यूट टू द विलेजर्स। वो विलेजर्स को एक ट्रिब्यूट जो है, एक श्रद्धांजलि जो है वो पे कर रहा है। तो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर नेम्स, their names, their years, spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews, that teach the rustic moralist to die. Again and again he is talking about the worth and value of the villagers. वो उनकी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, उनकी वर्थ कितने वैल्यूएबल थे, कितना वर्थ था उनका। हालांकि वो हिडन रहे, नोबडी कुड सी देम, उनके टैलेंट को कोई देख नहीं पाया। एंड इन प्लेस ऑफ देयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट देयर नेम एंड देयर ईयर्स, कि उनके जो ग्रेव के ऊपर जो मोन्यूमेंट्स थे, जो मेमोरियल्स थे, हालांकि बहुत सिंपल मेमोरियल्स थे, बहुत दैट वाज नॉट ऑफ एनी मार्बल, वो किसी मार्बल के बनाए हुए नहीं थे, लेकिन वट एवर वॉज रिटन, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या मेंशन था, इज़ डिस्क्राइबिंग दोज थिंग्स। कि he says that in place of their praise और एलिजी, मतलब उनकी जो ग्रेव थी उसके ऊपर उनकी कोई प्रेज़ नहीं लिखी हुई थी, किसी तरह की किसी ने पोएम्स नहीं लिखी थी उनकी याद में, बट सिंपल देयर नेम एंड एज वाज मेंशन्ड ऑन देयर ग्रेव्स, जो मेमोरियल था उसके ऊपर सिंपल एक उनका नाम लिखा हुआ था, एंड देयर एज वाज मेंशन्ड, डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मेंशन थी। एंड ऑन सम ऑफ देम दे हैव रिटन लाइंस फ्रॉम होली बुक्स, और कुछ होली बुक्स से भी कुछ एक लाइंस लिखी गई थी। एंड दीज लाइंस टीच द अदर विलेजर्स दैट, जो उन्होंने कोट की हुई थी लाइन से, उन लाइंस को कोट करने का एक ही मकसद था कि दे जस्ट वांटेड टू कन्वे अ मैसेज दैट डेथ इज़ द इनएविटेबल एंड ऑफ द लाइफ। कितने ही आप पावरफुल हो जाएं, कितने ही आप एक अच्छी फैमिली के अंदर पैदा हुए हों, कितने ही आपके पास पैसा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो लाइफ है इट विल लीड टूवर्ड्स द डेथ। ये जो अल्टीमेटली जो है इंसान की डेथ ही होगी। सो पोएट ही इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग द सिंपल ग्रेव्स ऑफ दीज पोअर विलेजर्स। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस प्रे। The next paragraph, it has been displayed on the screen. This pleasing anxious being ever resigned left the warm peasants of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. फिर से जो है वो बात कर रहा है कि नोबडी इज़ देयर, कोई भी, नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी फॉरगॉटन। कोई भी पर्सन हो, नोबडी वांट्स टू बी फॉरगॉटन, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मुझे दुनिया भूल जाए। एवरीवन वांट्स टू बी रिमेंबर्ड, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे याद करें। ही और शी मस्ट बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज और हर डेथ। तो ही विशेस, स्पीकर की भी इच्छा है, ही विशेज़ दैट समवन शुड, स्पीकर की भी इच्छा है, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन जनरल बात कर रहा है कि हर किसी की इच्छा होती है कि समवन शुड बी देयर आफ्टर हिज डेथ हु शुड शेड टीयर्स फॉर हिम और हर। कोई ना कोई उसके पीछे होना चाहिए जो उसकी याद में आंसू बहाए। सो नो पर्सन लीव्स दिस वर्ल्ड विदाउट कास्टिंग अ लॉन्गिंग लुक ऑन द पर्सन whom he is leaving behind. वो कोई भी इंसान है मरने से पहले उस इंसान की तरफ ज़रूर देखता है जिसको वो पीछे छोड़ करके जा रहा है। तो nobody, he just wants to say that nobody wants to die and forgotten death। कोई भी इंसान जो है forgotten death जो है वो मरना नहीं चाहता है, मतलब forgotten death नहीं चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि nobody should remember me after my death। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि he should be remembered even after his death। तो इसीलिए कुछ ना कुछ मेमोरियल्स जो हैं वो उनकी ग्रेव्स पर रखे हुए हैं, और उन मेमोरियल्स पर
होली बुक से कुछ ना कुछ लाइंस जो हैं वो ऐसी लिखी हैं जो कन्वे कर रही हैं कि जो डेथ है वो इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, डेथ को तो आना ही है। आई होप अप टू दीज स्ट्रैंजर्स द थीम इज़ क्लियर टू यू। आप सबको ये थीम जो है वो क्लियर हो रहा है। एंड द पोएम इज़ लिटिल बिट लेंथी, सो आई विल ट्राई टू कवर द नेक्स्ट पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। जो रिमेनिंग जो पैराग्राफ्स हमारे रह गए, आई थिंक एक या दो वीडियोस जो हैं इसकी और आएंगी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।